Hello, everybody. Today is the 26th of नमस्कार सभी को। August. आज 26 अगस्त है। ये दिन हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय से हमारे पास कुछ बेहद विस्फोटक खबरें आ रही हैं जिन्हें आपके सामने लाने का सौभाग्य हमें मिला है। ईरान के राष्ट्रपति कार्यालय से भी हमारे पास खबरें आ रही हैं जिन्हें आपके सामने लाने का सौभाग्य हमें मिला है, और निश्चित रूप से हमारे दूसरे चैनलों से भी। अगर आपको हमारा काम पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाइए। सबस्टैक पर जाइए, पेड मेंबर बनिए। हम ये विस्फोटक खुफिया जानकारी हफ्ते में 2 बार आपके इनबॉक्स तक पहुंचाएंगे। मेरे साथ मेरे प्रिय सहयोगी और बेहद प्रशंसित, बेहद सम्मानित विश्लेषक लैरी जॉनसन और पेपे एस्कोबार मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं लैरी जॉनसन को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं। Turn it over to Larry Johnson first. Hi there. Thanks, Z. नमस्कार, We're in an interesting जेड। time with ईरान के युद्ध के मामले में हम एक दिलचस्प दौर में हैं। between Iran एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका। ट्रंप कोई निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तो उन्हें ठीक से हाईवे भी नहीं मिल रहा। can't even really आप जानते हैं, एग्जिट लेने से पहले ये समझना पड़ता है कि आप हाईवे पर हैं। realize you're on the highway before you can इस हफ्ते ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट की डी डे वाली घोषणा हुई, लेकिन वो डी डे नहीं, फ्लॉप डे साबित हुई। वह फ्लॉप इसलिए थी क्योंकि उन्होंने उन देशों पर प्रतिबंध लगाने की बात की जो ईरान के साथ डॉलर में लेन देन करते हैं। लेकिन अंदाजा लगाए, ईरान, चीन और रूस के साथ डॉलर में लेन देन नहीं कर रहा है। पाकिस्तान के मामले में मुझे पूरा यकीन नहीं है, लेकिन मेरा अनुमान है कि वे पाकिस्तान के साथ भी जरूरी नहीं कि डॉलर में लेन देन कर रहे हों। तुर्की के साथ शायद करते हों, और व्यापार तथा प्रतिबंधों के मुद्दे पर यही 4 प्रमुख देश हैं। Those are the 4 key countries when it comes to the trade issue and sanctions. What Besant and I बेसेंट जो कह रहे हैं, और आज सुबह मेरी अपने एक अच्छे दोस्त से लंबी बातचीत हुई। he's an experienced bond वह अनुभवी बॉन्ड ट्रेडर हैं, बेसेंट को जानते हैं, He insists that और उनका जोर देकर कहना है कि बेसेंट जितने मूर्ख दिखते हैं उतने हैं नहीं। he actually उन्हें सच में एहसास है कि उन्हें मूर्खतापूर्ण बातें कहनी पड़ रही हैं carry water और ट्रंप के लिए काम संभालना पड़ रहा है। inside. तो मैंने कहा, ठीक है, मैं अपने दोस्त के फैसले पर भरोसा करता हूँ। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि बेसेंट मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि ईरानी अर्थव्यवस्था ढहरी है और वह इसका आधार सकल घरेलू उत्पाद के साथ जो हो रहा है उसे बना रहे हैं। Except लेकिन जब आप जीडीपी को क्रय शक्ति समता के हिसाब से देखते हैं, तो कच्चे जीडीपी आंकड़े निश्चित रूप से ईरान की जीडीपी में, अगर आप कहें तो, गिरावट दिखाते हैं, मगर क्रय शक्ति समता बिल्कुल उल्टी तस्वीर दिखाती है। ईरान का सकल घरेलू उत्पाद साल 2015 में 1.4 ट्रिलियन था, जो अब 2026 में बढ़ लगभग 2.2 ट्रिलियन से भी ऊपर हो गया है। 1.4 trillion in 2015 to now over almost 2.2 trillion in 2026। I've spoken with 3 different मैंने 3 अलग अलग लोगों से बात की है जो ईरान जा चुके हैं। उनमें से एक पेपे और मेरा अच्छा दोस्त है, नीमा अल खशीद। नीमा जनवरी में वहां था, लेकिन उससे पहले वह 12 साल पहले ईरान गया था। मैंने उससे पूछा, जनवरी में आपने जो ईरान देखा वो 2014 में देखे गए ईरान के मुकाबले कैसा था? उसने कहा, ओह, जमीन आसमान का फर्क है, और आज तो वो बहुत बेहतर है। मैंने 2 बाहरी लोगों से भी बात की थे जो अली खामेनी के अंतिम संस्कार के दौरान ईरान गए थे, सुलेमान अहमद और क्रिस हलाली। क्रिस अमेरिकी है, सुलेमान ब्रिटिश नागरिक है। मैंने उनसे पूछा, क्या आप लोगों को खाना मिलने में कोई दिक्कत हुई? उन्होंने कहा, खाने को लेकर हमारी एक ही समस्या थी, बहुत ज्यादा खाना मिल रहा था, हम सबका वजन बढ़ गया। इतना खाना मिल रहा था कि वे मोटे हो रहे थे। They were getting fat from all the food. He said the Iranians were incredibly hospitable. उन्होंने कहा कि ईरानी लोग बेहद मेहमान नवाज हैं। तो ये जो धारणा है कि आप जानते हैं, जब बेसेंट और ट्रंप कहते हैं, ओह, ईरानी सैनिकों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, वे तकलीफ में हैं, अर्थव्यवस्था ढहरी है, तो ये सब बकवास है, ये झूठ है, ये आत्मभ्रम है।
तो अब ईरान, रूस, चीन, पाकिस्तान और तुर्की के साथ अपने आर्थिक संबंधों की वजह से व्यापार की दुनिया से कटा हुआ नहीं है, जैसा कि वह 10 साल पहले था, जब JCPOA अभी लागू था। और उस समय रूस और चीन दोनों ही ईरान पर पश्चिमी प्रतिबंधों को लागू कराने के लिए तैयार थे, आज नहीं। तो ट्रंप के लिए किसी संभावित रास्ते की बुनियाद इस सवाल पर टिकी है, क्या ट्रंप MOU को फिर से जिंदा करेंगे या नहीं। Will Trump revive the MOU or not? Our understanding is, and I'll stand corrected if I'm mistaken. हमारी समझ ये है, और अगर मैं गलत हूं तो मुझे सुधार दीजिए, कि असीम मुनीर तेहरान जो संदेश लेकर गए थे वह था, इसे फिर से शुरू कराने के लिए हमें क्या करना होगा। और ईरान का जवाब बहुत सीधा था, ट्रंप को MOU का पालन करना होगा, पूरा का पूरा, उसका कुछ हिस्सा नहीं, पूरा का पूरा। यानी ये अमेरिका के सामने, अगर आप कहें, पहला कदम उठाने की जरूरत रखता है। अब ऐसी कुछ बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान का मानना है उसके पास शायद किसी समझौते की रूपरेखा है, जिसके तहत अमेरिका और ईरान दोनों एक ही समय पर MOU पर फिर से बातचीत शुरू कर सकते हैं। लेकिन निजी तौर पर मुझे लगता है कि इसमें अब भी कुछ गंभीर मुश्किलें हैं, क्योंकि ईरान होर्मुज जलडमरूमद पर अपना नियंत्रण छोड़ने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं। Give up its control of the Strait of Hormuz. Period. It is going to, the deal that is cut with Oman. ओमान के साथ जो समझौता हुआ है, वह ईरान को आने जाने वाले पूरे यातायात से शुल्क वसूलने की अनुमति देगा। साथ ही ईरान ने बहुत साफ कर दिया है, अब कोई सैन्य जहाज नहीं, किसी विदेशी सेना से जुड़ा कोई भी जहाज या नौसैनिक पोत खाड़ी में आने नहीं दिया जाएगा। ये सिर्फ शांतिपूर्ण आवागमन के लिए है। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए ये कुछ कड़वी बातें होंगी, जिन्हें स्वीकार करना मुश्किल होगा। लेकिन एक बात जो उसे इन्हें स्वीकार करने पर मजबूर कर सकती है, वह है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मोर्चे पर चल रही स्थिति, खासकर डीजल और विमानन ईंधन के संबंध में। हम पहले भी जोर देकर कह चुके हैं, और मैं फिर दोहराऊंगा, कि फारस की खाड़ी से निकलने वाला जिस प्रकार का तेल है, भारी सल्फर वाला तेल, वह वही प्रकार है जिसका इस्तेमाल भारत, चीन, दक्षिण कोरिया और जापान में मौजूद कुछ खास रिफाइनरियों में होता है। In China and in South Korea and Japan, there is the difference between इसमें फर्क है। ये रिफाइनरियां खट्टे कच्चे तेल को प्रोसेस करने के लिए बनाई गई हैं, और इसी खट्टे कच्चे तेल में वो चीज मिलती है जिसे मिडिल डिस्टिलेट्स कहा जाता है। इन्हीं मिडिल डिस्टिलेट्स से वे डीजल और विमानन ईंधन बनाते, पकाते और रिफाइन करते हैं। उस ईंधन की वैश्विक सप्लाई में 20% की कटौती वास्तव में करीब 1 अगस्त से असर दिखाने लगी है। युद्ध के पहले 40 दिनों में, यानी पहले चरण में, ये साफ तौर पर नजर नहीं आया, क्योंकि तब भी खुले समुद्र में टैंकरों में तेल मौजूद था। दूसरे चरण में दुनिया भर के देश अपने पेट्रोलियम भंडार से तेल निकाल रहे थे, वे अपनी बचत खर्च कर रहे थे। इसे ऐसे समझिए, आपने अपनी बचत में $60,000 जमा किए हैं, आप महीने में $10,000 कमाते हैं, आपकी नौकरी चली जाती है, आपको निकाल दिया जाता है, और आप उस बैंक खाते से हर महीने $10,000 निकालते रहते हैं। आप 6 महीने तक चल सकते हैं, और फिर अब दुनिया के साथ यही हुआ है। And that's what's happened to the world now, because that 20 million barrels a day that was coming out, क्योंकि फारस की खाड़ी से जो रोजाना 2 करोड़ बैरल तेल निकल रहा था, वह अब नहीं निकल रहा है। ट्रंप जो भी कहें, हेक्सेथ जो भी कहें, फारस की खाड़ी से तेल का प्रवाह नहीं हो रहा है, और डीजल तथा विमानन ईंधन की ये वैश्विक कमी वास्तविक है, ये बढ़ रही है। अमेरिका में भी डीजल की कीमत कम से कम $2.30 प्रति गैलन बढ़ चुकी है, और इस वक्त अमेरिका के पश्चिमी तट पर अलास्का से लेकर कैलिफोर्निया तक लोग $6 प्रति गैलन से ज्यादा दे रहे हैं। पहले वे $3 दे रहे थे, और इसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, कृषि क्षेत्र पर, परिवहन क्षेत्र पर और हीटिंग क्षेत्र पर भी। सर्दियों में लोग अपने घरों को गर्म रखने के लिए फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे लगता है कि हम जो देख रहे हैं वो ये है कि अमेरिका पर आर्थिक दबाव बढ़ता जाएगा ताकि वे कोई समझौता करें। मेरे पास बस इतना ही है। पेपे, क्या आप उस खबर पर टिप्पणी करना चाहेंगे जो हमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय से मिली है,
और जिसकी पुष्टि हमें सीधे ईरान के राष्ट्रपति कार्यालय से मिली जानकारी से भी होती है। मैं समझता हूं कि वह सौदा कराने वाला व्यक्ति नहीं है, लेकिन मेरी समझ के मुताबिक जब असीम मुनीर उस डील मेकर से बात कर रहे थे, जो मुज्तबा खामेनी के दाहिने हाथ माने जाते हैं, मोहसिन रजाई, तब वह कमरे में मौजूद थे। मेरा मतलब है, Nafing, Muthama. Med engstid Grahamgu, it's just at Macathuere, ye shrewd its Mutorth ever narv and sin. I believe these sources to be telling me exactly what they know. Okay, thanks Larry, thanks Mr. Z. Yes, I'm going to ठीक है, धन्यवाद लैरी। धन्यवाद मिस्टर जी। हाँ, मैं कल की हमारी लंबी बातचीत पर एक हल्का सा अपडेट देना चाहता हूँ। कल हमने विस्तार से बात की थी कि असीम मुनीर और पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल वास्तव में तेहरान में क्या हासिल कर पाए और ईरान की प्रतिक्रिया क्या रही। और जाहिर है, जब नकवी इस्लामाबाद लौटे तो उन्होंने वहां कार्यवाहक अमेरिकी राजदूत बेकर से संपर्क किया। तो आइए उन 5 अहम बिंदुओं पर आते हैं जो उस मृतप्राय एमओयू को फिर से जिंदा करने की शायद न जाने कितनी भी राह हो सकते हैं। यह हैरान करने वाली बात है। ये वह बिल्ली है जिसके पास 9 जाने नहीं हैं। इसके पास 15 लाख जाने हैं। यह हर हफ्ते फिर से जिंदा हो जाती है। लेकिन हमारे पास बस यही है। हम बेचारे नश्वर प्राणी हैं, कोई यूनानी देवता नहीं। तो मान लेते हैं कि पहला मुद्दा है होर्मुज जलडमरूमद, और मैं उसी तरह आगे बढ़ूंगा जैसे तेहरान में मौजूद पाकिस्तानी मध्यस्थ हों और पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने आगे के संभावित रास्ते को पेश किया है। और जाहिर है, तेहरान से उन्हें जो कहें तो अपेक्षाकृत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, उसे भी ध्यान में रखूंगा। मसलन कल पेजेशकियन ने कहा कि युद्ध शायद समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। पेजेशकियन की ओर से ऐसा कहना थोड़ा ज्यादा ही था, क्योंकि हम अंत की शुरुआत से भी बहुत बहुत दूर हैं। तो होर्मुज जलडमरूमद बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कि ईरानी कोई पहला कदम उठाते हैं। किसी भी तर्कसंगत आकलन से देखें तो ये उनके लिए आत्मघाती कदम होगा, क्योंकि वे बिना किसी पारस्परिक कदम या अमेरिकी पक्ष से किसी गारंटी के, मान लीजिए, होर्मुज जलडमरूमद को नियंत्रित तरीके से फिर से खोलने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। लेकिन मान लेते हैं कि ईरानी ऐसा करते हैं, तो वे अमेरिका से किस तरह के पारस्परिक कदम की उम्मीद करेंगे? कि वॉशिंगटन तुरंत नौसैनिक नाकेबंदी खत्म करने की दिशा में कदम उठाएगा और, मान लीजिए, पैसे का पता लगाओ वाले परिदृश्य को लागू करेगा। इसका मतलब है कि कम से कम कुछ ईरानी धनराशि वापस जारी की जाए। मसलन कतर के बैंकों में रखी उन रकमों से शुरुआत हो और कुछ प्रतिबंधों में डील दी जाए। ये सब एक साथ होना चाहिए। अगर ईरान शुरू करता है तो इस बात की बिल्कुल कोई गारंटी नहीं है कि अमेरिकी अपनी, और वैसे ये वे प्रतिबद्धताएं हैं जो लिखी हुई हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि पत्थर पर लिखी हैं, लेकिन लिखी तो हुई हैं। शायद पेपर्स पर अमेरिका के राष्ट्रपति और ईरान के राष्ट्रपति द्वारा दोनों ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं और ये सभी प्रावधान एमओयू का हिस्सा हैं। तो एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि हम, दरअसल ये ग्राउंड हॉग डे जैसा है। ईरानियों को पाकिस्तानियों के जरिए अमेरिकियों को बार बार याद दिलाना पड़ रहा है कि एक निकलने का रास्ता है। वह है एमओयू का सम्मान करना और उसे लागू करना शुरू करना। ठीक है, न जाने कितनी भी बार। और यह एक सिसिफस जैसा काम है, आप जानते हैं। और पत्थर की वह गेंद दरअसल ग्रह जितनी बड़ी है जिसे पहाड़ी पर ऊपर लुढ़काना है। क्या ट्रंप आखिरकार समझेंगे कि यही उनका निकलने का रास्ता है? इसकी बड़ी टमीन हेस्ट his off-ramp. No guarantees whatsoever. Although, of course, the Pakistani mediators after... बेशक पाकिस्तानी मध्यस्थों ने उस यात्रा के बाद, जो 1.5 दिन से भी ज्यादा चली, सबसे बात की। खास तौर पर, जैसा कि मिस्टर जेड ने अभी कहा, सबसे अहम बातचीत मुनीर और मोहसिन रजाई के बीच हुई। इसका व्यावहारिक मतलब है कि मुनीर की बात सीधे सुप्रीम लीडर तक पहुंच रही थी, क्योंकि मोहसिन रजाई सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव होने के अलावा लीडर के निजी प्रतिनिधि भी हैं। तो 2 मुख्य मुद्दे हैं, हॉर्मुज और पारस्परिकता।
और दोनों को पहले ही मिनट से साथ साथ चलना होगा। क्या इसकी कोई गारंटी है कि ऐसा होगा? कोई नहीं। ईरानी पक्ष में भी सिर्फ आशावाद है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये काम कर जाएगा, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि आज, कम से कम आज, हर तरफ छाए काले बादलों से घिर न जाएं। Be engulfed by the dark clouds everywhere. There's the de-escalation process. तनाव कम करने की प्रक्रिया भी है। इसका मतलब है कि सैन्य स्तर पर तनाव घटाने की शुरुआत तुरंत होगी। इन शुरुआती 2 कदमों के ठीक बाद, पहला, ईरान द्वारा होर्मुज जलमर्मध्य को नियंत्रित तरीके से खोलना। दूसरा, अमेरिका द्वारा एमओयू की प्रतिबद्धताओं को पूरा करना शुरू करना, खासकर धन से जुड़े पहलू और नौसैनिक नाकेबंदी के मामले में। मध्यस्थ एक बार फिर पाकिस्तान होगा, जैसे वह पहले भी था, एमओयू के वास्तव में तय और हस्ताक्षरित होने से भी पहले। इसलिए पाकिस्तान एक बार फिर बिल्कुल बीच में एक मुश्किल स्थिति में होगा, ताकि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच इस अप्रत्यक्ष बातचीत को आगे बढ़ा सके। और वैसे ये फिर से एमओयू के दायरे में लौटता है, क्योंकि यही हमारी आखिरी बात है कि उसके बाद क्या हो सकता है। 7 से 90 दिनों के बीच दोनों पक्ष कोशिश करेंगे कि जो एक अंतरिम युद्ध विराम या बाहर निकलने का रास्ता होगा, इस पूरे ढांचे को किसी नई चीज में बदल दें, जो कम से कम मोटे तौर पर एक व्यापक राजनीतिक समझौते के करीब हो। Approaching at least a broader political settlement. Okay, are there any guarantee? ठीक है, क्या इस बात की कोई गारंटी है कि ये रोड मैप काम करेगा? नहीं, बिल्कुल शून्य। क्या इसे कामयाब बनाने के लिए कोई सद्भावना भी है? ईरानियों की तरफ से हाँ, यानी एक बार फिर वे इसे एक अतिरिक्त मौका दे रहे हैं, क्योंकि आखिरकार यह एक बहुत अहम प्रतिनिधिमंडल था जिसने तेहरान जाने और वहां के सभी प्रमुख पक्षों से बात करने की कोशिश की, क्योंकि ट्रंप ने पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल से कहा था, कृपया तेहरान जाइए और उन्हें फिर से बातचीत की मेज पर लाई। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो फिर से मध्यस्थों से गुहार लगा रहे हैं, उन्हीं मध्यस्थों से जिन्हें इसी राष्ट्रपति ने पहले पदावनत कर दिया था। अब कह रहे हैं, ठीक है, अब आप पदावनत नहीं हैं, कृपया मुझसे ही बचाइए और ईरान जाइए और उन्हें किसी ऐसे रास्ते का प्रस्ताव बेचने की कोशिश कीजिए जो बाहर निकलने का रास्ता न लगे। और यही मुख्य बात है। मैंने अभी कुछ घंटे पहले ही एक कॉलम लिखा है, वह रूस में पहले ही प्रकाशित हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि वह अमेरिका में भी प्रसारित होगा। समस्या यह है कि जब मैं इसे रूस में प्रकाशित करता हूं तो पूरे नाटोस्तान में इसे सेंसर कर दिया जाता है। लेकिन मेरे कॉलम का शीर्षक, उसका सार यह है कि ट्रंप ऐसी निकलने की राह तलाशने के लिए बेताब है जो निकलने की राह जैसी न दिखे। और उससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि वह पीछे हट रहे हैं। असल में इस निकलने की राह का स्वरूप ऐसा होना चाहिए, दोनों पक्षों के लिए इसकी छवि एक जैसी होनी चाहिए, अमेरिका की घरेलू राय के लिए, ईरान की घरेलू राय के लिए, पूरे पश्चिम एशिया के लिए और बाकी दुनिया के लिए भी। वे एक साथ तालमेल में उसी समय पीछे हट रहे हैं। ये कौन कर सकता है? मैं कहूंगा, गंभीरता से कहूं तो ज्यूस और पोसाइडन भी नहीं। लेकिन ठीक है, आप जानते हैं, उम्मीद कभी खत्म नहीं होती है ना? तो इस वक्त हम यहीं खड़े हैं। एक बार फिर अवसर की बहुत ही छोटी सी खिड़की है। कोई भी बाहरी पक्ष, और मुझे उनका नाम लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी बुजुर्ग हैं, आप पहले से जानते हैं। इस्लामाबाद में 2 दिनों के दौरान जिस बात पर कमोबेश सहमति बनी थी, उसे सिर्फ एक कार्रवाई से पटरी से उतार सकता है। लेकिन कम से कम एक बार फिर शायद हमें किसी ऐसे रास्ते की रूपरेखा दिख रही है जो बाहर निकलने का रास्ता होते हुए भी दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य हो सकता है, क्योंकि दोनों ही जीत का दावा कर सकेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इससे आप सभी को एहसास होता है कि पूरी स्थिति कितनी नाजुक है। हम सब तिनके का सहारा पकड़े हुए हैं और दुनिया भर में हर कोई यही कर रहा है। लेकिन कम से कम ये तिनके अभी मौजूद हैं, कम से कम फिलहाल। खैर, पेपे, जो कुछ हुआ है उसका ये बेहद संक्षिप्त सार है, लेकिन पूरे सम्मान के साथ मुझे इसमें कुछ जोड़ना है।
आपके लिए भी और लैरी के लिए भी। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके विश्लेषण का बहुत सम्मान करता हूं। मैं लैरी के विश्लेषण का भी बहुत सम्मान करता हूं। आप दोनों अलग अलग दृष्टिकोणों से बात कर रहे हैं, लेकिन मैं वो व्यक्ति हूं जिसने वास्तव में कमरे के अंदर मौजूद लोगों से बात की है, और मैं उनके उत्साह, माहौल, जज्बे, उनकी भावनाओं को परख सकता हूं। बिल्कुल, बिल्कुल, सही, सही। और इतना ही नहीं, मुझे ये सौभाग्य, ये सम्मान मिला कि मैं कमरे के अंदर मौजूद एक व्यक्ति से ईरान के राष्ट्रपति के कार्यालय में बारशाह में कर सका। मैं जानता हूं कि वह सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नहीं है। मैं ये जानता हूं। मुझे पता है कि फैसले मुस्तबा खामेनेई अपने चुने हुए व्यक्ति जनरल मोहसिन रजाई के जरिए कर रहे हैं। मुझे ये सब पता है, लेकिन मैं इन लोगों से बात कर रहा हूं और मुझे एक बदलाव, एक उत्साह, एक उम्मीद महसूस हो रही है जो मैंने एक दिन पहले भी नहीं देखी थी। और बात यह है कि इस बार उन्हें विश्वास है। ट्रंप के अंधेरे दिल में किसी अज्ञात स्रोत से अचानक कोई सद्भावना पैदा हो गई है। ऐसा नहीं है, आप जानते हैं, उसका दिल पूरी तरह अंधेरा है, हम सब ये जानते हैं, लेकिन वह मजबूर हो गया है, उसे घेर लिया गया है। चीन उस पर हिमालय जितनी बड़ी चट्टान की तरह दबाव डाल रहा है, उसके पास जाने के लिए कहीं नहीं है। तो मैंने अभी करीब 3 घंटे पहले प्रधानमंत्री शरीफ के दफ्तर से उनके एक बेहद करीबी व्यक्ति से सुना है कि शरीफ ने ट्रंप से बात की है। शरीफ ने ईरान के नेताओं से भी बात की है, और दोनों राजधानियों के बीच माहौल यह है कि इसे इस तरह चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। एक साथ, हाँ, यही सही शब्द है, एक साथ होर्मुज जलडमरू खोला जाएगा, प्रतिबंध हटाए जाएंगे और नौसैनिक नाकाबंदी हटाई जाएगी। यह पहला कदम होगा। अगला कदम 60 से 90 दिनों का युद्ध विराम होगा, यानी कोई लड़ाई नहीं। और उसके बाद उस जगह की घोषणा होगी जहां ये दोनों पक्ष सीधे नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से मिलेंगे। पाकिस्तान मध्यस्थ होगा और बाकी सभी मुद्दों पर बात होगी। मुझे बताया गया है कि ट्रंप घिर चुके हैं। मुझे बताया गया है कि ट्रंप चूहे की तरह घिर चुके हैं। ठीक है, एक मरे हुए चूहे की तरह, लगभग मरे हुए। उनके पास घूमने फिरने की कोई जगह नहीं है। उनसे कहा गया है कि अगर उन्होंने जायनिस्ट लॉबी की बात सुनी तो उनका अंत हो जाएगा। मेरा मतलब है, उनका अंत तो पहले ही सामने है, लेकिन फिर पूरी तरह अंत हो जाएगा। मैंने यही सुना है, मुझे भी यही महसूस होता है, और मेरा मानना है कि हम अपने वैश्विक दर्शकों के प्रति ये जिम्मेदारी रखते हैं कि इसे उसी तरह पेश करें जैसा हम इसे जानते हैं। हम भविष्य में क्या होगा ये देखने में सक्षम नहीं है। हमने कभी नहीं कहा कि हम ऐसा कर सकते हैं। हमने कभी ही कहा कि हमारे पास वह भविष्यवाणी करने की क्षमता है जो किसी और के पास नहीं। लोग स्मैक्टर विशेषाधिकार हैं and it's fascinating while lore. To see what decision makers are doing. Well, but Z, we only seen one. लेकिन मिस्टर जेड, हमें तो सिर्फ एक ही पक्ष दिख रहा है। आप इसके एक पहलू की बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ कई पहलू हैं। इसलिए मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप सही ढंग से बता रहे हैं कि पाकिस्तानी इसे कैसे देखते हैं। लेकिन इस मामले में सिर्फ पाकिस्तानियों की ही राय मायने नहीं रखती। पहले भी हमारा अनुभव रहा है कि वे ईरान के रुख को लेकर ज्यादा उत्साहित रहे हैं, लेकिन असल में ईरान का रुख पाकिस्तानी दृष्टिकोण से मेल नहीं खाता था। खासकर होर्मुज जलडमरू को खोलने के मुद्दे पर इसे किसी तरह स्पष्ट रूप से तय करना होगा, क्योंकि यह उस समझौते के अनुरूप होगा जो ओमान और ईरान के बीच इस बात पर हुआ है कि इसे कैसे संभाला जाएगा। That on how that's going to be handled. I beg to differ with you, Larry, with great respect to लैरी, सैन्य दृष्टि से मेरी नज़र से परे देखने की आपकी क्षमता का पूरे सम्मान के साथ मैं आपसे असहमति रखता हूं। लेकिन मैंने निजी तौर पर एक ऐसे व्यक्ति से बात की जिसकी राष्ट्रपति पेजेशकिन तक सीधी पहुंच है। उसने मुझे बताया कि माहौल सकारात्मक था। उसने कहा कि कई दिनों, दरअसल हफ्तों में पहली बार उम्मीद जगी थी। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय से मुझे बताया गया कि लगातार दोनों तरफ संपर्क हो रहा है।
जिसमें कार्यवाहक राजदूत बेकर की अहम भूमिका है। मेरा मतलब है, बेशक लैरी ट्रंप क्या करने जा रहे हैं, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता, खुद ट्रंप भी नहीं। Nobody can predict what Trump is going to do, including himself. Actually, I disagree. We can predict what असल Trump में is going to do. मैं इससे सहमत नहीं हूं। Trump is going to be very erratic. हम अनुमान लगा सकते हैं कि ट्रंप क्या करने वाले हैं। हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ट्रंप बहुत अनिश्चित ढंग से व्यवहार करेंगे। ट्रंप विरोधाभासी बातें कहेंगे, और इस वक्त ट्रंप का सार्वजनिक रुख अब भी ऐसा है जिसमें ईरान के साथ सुलह की कोई गुंजाइश नहीं दिखती। आप सही कह रहे हैं कि उनके लिए कोई रास्ता निकालने की कोशिश करना समझदारी होगी, लेकिन उनके सामने जो मुद्दे हैं उनमें, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, मुझे लगता है कि इस मामले में ट्रंप को जो चीज चलाएगी वह है अमेरिकी अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है, और अंततः यही शायद ईरान के पास सबसे बड़ा दबाव का साधन बन जाए। सीधे तौर पर नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि ट्रंप अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बचाने की कोशिश में इतने व्यस्त हो जाएंगे कि ईरान उनके लिए पीछे छूट जाएगा। Här är de bästa episoden i Nishaj. Och remember to my mouth. And because Iran is running the clock, and they know और क्योंकि ईरान समय खींच रहा है और उसे वॉशिंगटन में क्या चल रहा है इसकी पूरी जानकारी है, और ट्रंप के आसपास बढ़ते दबावों का भी उसे पता है, इसलिए उसे किसी बात की जल्दबाजी नहीं है। मसलन उसे होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर समुद्री व्यापार और नौवहन को सामान्य करने की कोई जल्दी नहीं है। वैसे उन्होंने अभी अभी ओमानियों से कहा है, अपने दक्षिणी कॉरिडोर को सुगम बनाना बंद करो, क्योंकि तुम उस तरीके में दखल दे रहे हो जिससे हम अपनी नौवहन व्यवस्था चला रहे हैं। तो अब ये मूलतः उत्तर और दक्षिण के नियंत्रण में होगा। हर चीज उत्तर और दक्षिण नियंत्रित करेंगे, और ये तब है जब मस्कट और तेहरान के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य में एक अस्थायी नौवहन व्यवस्था का लगभग अंतिम मसौदा तैयार है। लेकिन तेहरानियों ने उसी समय ओमानियों से पहले ही कह दिया है, देखो, फिलहाल पूरे मामले पर हमारा नियंत्रण है। शायद हम कुछ दिनों में किसी चीज पर हस्ताक्षर कर सकें, वह अस्थायी होगा, और फिर हम बातचीत की मेज पर इस पर चर्चा शुरू करेंगे कि होर्मुज जलडमरू मध्य में नौवहन को लेकर अंतिम समझौता क्या होगा। तो ईरान एक बार फिर ऊपर है, पत्ते उसके हाथ में हैं, वही समय चला रहा है, उसे कोई जल्दी नहीं है। और जैसा आपने कहा, वो जानता है कि ट्रंप घिर चुके हैं। समस्या, जैसा कि हम सब जानते हैं, ये है कि घिरे हुए जानवर कहीं ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। तो एक बार फिर, जब मैं इस हफ्ते की शुरुआत से, इस यात्रा की शुरुआत से, पाकिस्तान की तेहरान यात्रा से अब तक हमने क्या सीखा है, उसका अपना छोटा सा सार बना रहा था, तो कोई गारंटी नहीं है कि यह, मान ले पहली नजर में, एक बहुत शुभ संकेत देने वाला रोड मैप लगता है, जिसमें काफी कूटनीति शामिल होने का संकेत है। और जैसा लैरी किसी से भी बेहतर जानते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका कूटनीति करता ही नहीं है। तो हम कहाँ खड़े हैं? खैर, मैं आप दोनों से इस मामले में अलग राय रखता हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैंने कुछ लोगों से बात की है जिन्होंने काफी उत्साह जताया। लेकिन हम बिल्कुल जुल्फिकार, हम पाकिस्तानियों और कुछ ईरानियों के बीच बने इस शानदार नए माहौल और भावना का विरोध या खंडन नहीं कर रहे हैं। मौजूदा स्थिति जितनी अंधकारमय है, उसे देखते हुए ये बेहद सकारात्मक बात है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये नया संशोधित रोड मैप काम करेगा, जो मूलतः वही पिछला रोड मैप है जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति ने MOU को ध्वस्त करके खत्म कर दिया था। बस यही बात है। मसलन मैं समझ सकता हूँ कि पेजेशकियन पर इतना दबाव क्यों है, और पेजेशकियन कोई कट्टरपंथी नहीं है। इसके उलट वे सुधारवादी हैं, इसलिए सुधारवादी किसी न किसी तरह का समझौता चाहते हैं। ऐसा नहीं है। और एक बहुत बहुत अहम बात, मोहसिन रजाई किसी तरह का कोई समझौता नहीं चाहते। वे वही समझौता चाहते हैं जिसकी बात वे शुरू से करते आए हैं। ये हमारी शुरुआत से ही शर्तें हैं। हम अपनी जगह से नहीं हटे हैं, और हम सिर्फ वही समझौता स्वीकार करेंगे जो हमारे सुझावों, सिफारिशों और दरअसल
हमारी मांगों के मुताबिक हो। और ये सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं। हर कोई इनके बारे में जानता है और ये एमओयू में शामिल है। लेकिन फिर हम बार बार उसी पुराने मसले पर लौट आते हैं। क्या संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति आखिरकार उस एमओयू की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए तैयार हैं जिस पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे? एक बार फिर किसी भी तरह की कोई गारंटी नहीं है। Once again, no guarantees whatsoever. Well, I do need to add one additional piece. मुझे एक और जानकारी जोड़नी है जिसका जिक्र मुझे पहले करना चाहिए था। पाकिस्तान और वांग यी के कार्यालय के बीच काफी समन्वय हो रहा है। वांग यी पाकिस्तान जो कर रहा है उसके पूरी तरह समर्थन में है। बेशक वे पूरी तरह चीन के समर्थन में है, पूरी तरह ईरान के समर्थन में है और पाकिस्तान तथा ईरान दोनों को आगे बढ़ा रहे हैं। Both of them, Pakistan and Iran, बीजिंग, इस्लामाबाद पूरी तरह एकजुट हैं। इसमें कोई रिसल। totally 100%, 100% aligned and pushing 100% एकजुट और लगातार दबाव बनाना। तो मुझे ये भी कहना चाहिए था कि उत्साह वहीं से भी आता है। इसलिए मैं अपने सम्मानित सहयोगियों की तुलना में थोड़ा दरअसल काफी ज्यादा आशावादी होने जा रहा हूँ। मैं उनका सम्मान करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ और उनके विचार का पूरी तरह समर्थन करता हूँ क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति के गहरे अवलोकन से आया है जो पूरी तरह विश्वसनीय है, जिसमें बिल्कुल भी ईमानदारी नहीं है। वो दरअसल दुर्भावनापूर्ण है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो हम ऐसे व्यक्ति से निपट रहे हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपराध सरगना की तरह व्यवहार करते हुए बिताई है, लोगों को धमकाते हुए, सच कहें तो। लेकिन हमारे पास यही है। But this is what we have. So, based upon what I am told, based upon what I तो मुझे जो बताया गया है, जो मैंने सुना है और जो मैं पूरी रात सुनता रहा हूँ, उसके आधार पर कह रहा हूँ। मैं रात भर लगभग जागता रहा, ज्यादा से ज्यादा शायद 1-2 घंटे ही सो पाया क्योंकि फोन कॉल से बार बार नींद खुल रही थी। लेकिन मैं आशावादी हूँ और मुझे ये भी बताया गया है कि एक दिन के भीतर, शायद उससे भी पहले, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के कार्यालय से एक घोषणा आने की उम्मीद है कि जिसकी हमने अभी रिपोर्ट की है उस पर वास्तव में सहमति बन गई है। मुझे बताया गया है कि यह पहला कदम होगा। अगर ऐसा होता है तो दुनिया वह सुनेगी जो हमने अभी अपने दर्शकों को बताया है, यानी उस युद्ध के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति जिसे अमेरिका जीत नहीं सकता, जिसे वास्तव में ईरान जीत चुका है और जिसने दुनिया के हर पहलू में भारी संकट पैदा कर दिया है। all of the world at great distress in every aspect. So, So if that is- we have an announcement within the next 2, 3, 4 तो अगर अगले 2, 3, 4 दिनों के भीतर कोई घोषणा होती है तो इसका मतलब है कि सैद्धांतिक रूप से वॉशिंगटन और तेहरान एमओयू की भावना के मुताबिक दोनों तरफ से एक साथ रियायतें शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। हाँ, अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। फिलहाल हर कोई इसी की उम्मीद कर रहा है, हालांकि कोई गारंटी नहीं है। लेकिन उस दिन की तुलना में, जिसे लैरी ने बहुत अच्छी तरह परिभाषित किया था, जब अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी मूलतः पूरी दुनिया से कह रहे थे, तुम में से जो भी ईरान के साथ कारोबार करेगा या ईरान की मदद करेगा, उसे अमेरिकी डॉलर व्यवस्था से बाहर निकाल दिया जाएगा। और फिर पूरी दुनिया ठहाके लगाते हुए और सड़कों पर नाचते हुए फूट पड़ी, बिल्कुल मार्था एंड वैंडेलास के मोटाउन गाने की तरह। दुनिया भर में क्या तुम नाच रहे हो? क्या तुम किसी बिल्कुल नई चीज के लिए तैयार हो? हाँ, हर कुछ सेट सर अब लैरी। Yes, everybody's dancing in the streets, Larry. Yes, हाँ, हम इस रिडेंग से यू फरोस and it's और अमेरिकी हमें ये करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये कितना शानदार है ना? how cool is that? Well, Pepe and Larry. खैर, पेपे और लैरी, मैं ये बात बता सकता हूँ क्योंकि मुझे वास्तव में इसकी अनुमति दी गई थी। मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करने वाले उस व्यक्ति से बात की जिसे ये घोषणा लिखने की जिम्मेदारी दी गई थी। वही खास घोषणा जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है। दरअसल पूरी वैश्विक जनता को बताया है कि ये समझौता हो चुका है। मुझे बताया गया है कि एक ही समय पर,
यही शब्द इस्तेमाल किया गया है एक ही समय पर। ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका फॉल क्वारंटीन कदमों का क्रम तय हो चुका है। ईरान नियंत्रित रूप से होर्मुज जल को खोलित in a controlled fashion, open the Strait of Hormuz. Sorry, While- Zulfikar, you're saying that आप कह रहे हैं कि अमेरिकियों ने पहले ही क्रम तय करने पर सहमति दे दी है। मैं आपको यही तो बता रहा हूँ। Correct. That's what I've been telling you. we इमारास नुमे आस्कोतैनी बताया। Just told you that. ठीक है, लेकिन अभी तक हमारे पास उसका कोई सबूत नहीं है। I understand you have no evidence, but मैं समझता हूं कि आपके पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन ये हमारी विशेष जानकारी है जो मेरे पास आ रही है और मुझसे आप तक और हमारे वैश्विक दर्शकों तक पहुंच रही है। the man who's right ये उस व्यक्ति से है जो ये घोषणा लिख रहा है। इसकी घोषणा शरीफ करेंगे, असीम मुनीर नहीं, और यह अगले 24 से 48 घंटों के भीतर किया जाएगा। ये बड़ी खबर है। जो व्यक्ति इसका मसौदा तैयार कर रहा है, मैं उसी ने मुझसे बात की है। मैं इसे ज्यादा स्पष्ट कैसे हो सकता हूँ? How okay. more specific can I get? मैं बस इतना ही कह सकता हूँ। ठीक, इंतजार करते हैं और देखते हैं। See, Well, of course, you know. खैर जाहिर है हम इसे अब ना इंतजार चालते देखना होगा, क्योंकि हमारा सामना एक ऐसे बुल्गारिया से है जो मूर्ख भी है, दुर्भावनापूर्ण भी, और 4 साल के बच्चे जैसा है। Who's like a 4-year-old. Well, but that means it could possibly खैर, not happen. लेकिन इसका मतलब है कि शायद ऐसा न भी हो। I have no doubt. और मेरा यही कहना है, जिस व्यक्ति से आपने बात की है उसकी विश्वसनीयता पर मुझे कोई संदेह नहीं है। No doubt. मुझे कोई संदेह नहीं कि उसने वही कहा जिस पर वह सचमुच विश्वास करता है, I have no और doubt. मुझे कोई संदेह नहीं कि आप उसकी बात सही ढंग से बता रहे हैं। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि वह डोनाल्ड ट्रंप के मन के अंदर नहीं है। हाँ, और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वक्त के हिसाब से ट्रंप ने हर तरह का रुख अपनाया है। अगर आप एक गोला बनाएं तो वो उस गोले के भीतर हर स्थिति में रहे हैं, और इसका मतलब है कि कई बार बिल्कुल उलटे रुख पर भी। तो आप जानते हैं जेडी वेंस भी पहले इसका अनुभव कर चुके हैं। रॉबर्ट बॉर्न्स इसे पुलिंग द रग कहते हैं। जब आपको लगता है कि आप किसी समझौते पर पहुंच गए हैं, तभी ट्रंप आपके पैरों तले से कालीन खींच लेते हैं। और मैं बस ये कह रहा हूं कि हमें इसी बात को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। ये भले ही आशावादी हो, लेकिन इस संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता कि ट्रंप फिर भी आपके पैरों तले से कालीन खींच लें। The likelihood that Trump could still pull the rug is not to be ruled out. Well, I do not. मैं उस आकलन से बिल्कुल भी असहमत नहीं हूं लैरी। मैं उसका सम्मान करता हूं, पूरा सम्मान करता हूं। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि हमारे नजरिए से, मेरा मतलब है इस चैनल के नजरिए से, हम अपने दर्शकों के प्रति ये जिम्मेदारी रखते हैं कि जो हमने सुना उसे ईमानदारी से रिपोर्ट करें। हाँ, और हम यही कर रहे हैं। Yeah. And that is what we are doing. बेथ, We are not adding to it. We are not taking any away from हम it. इसमें कुछ जोड़ नहीं रहे हैं, हम इसमें से कुछ हटा भी नहीं रहे हैं। दरअसल मैंने ये भी बता दिया था कि मुझे ये जानकारी कहाँ से मिली, उस व्यक्ति से जिसे शरीफ ने खुद ये घोषणा लिखने की जिम्मेदारी दी है। उसने मुझसे फोन पर बात की थी, और जाहिर है शरीफ और बाकी सभी की अनुमति से, आसिम मुनीर वगैरह की भी अनुमति से। उसने कहा, मैं यही लिख रहा हूँ, हमारा मानना है कि यही होने वाला है और इसका इंतजार कीजिए। 24 से 48 घंटे का समय सीमा है जिसके भीतर हम इसकी घोषणा करने जा रहे हैं। शरीफ, ईरानी नेतृत्व और अमेरिकी नेतृत्व, यानी जाहिर तौर पर ट्रंप की अनुमति से। And U.S. leadership, Trump, obviously. So when that happens, तो जब ऐसा होता है तो हम उस युद्ध के अंत की ओर एक और कदम बढ़ाते हैं जिसे जीता नहीं जा सकता और जिसने सिर्फ तबाही पैदा की है। लेकिन इसने, और हमें इस पर जोर देना चाहिए, एक नई वैश्विक व्यवस्था भी पैदा की है। अब ईरान क्षेत्र की प्रमुख शक्ति है और अमेरिका बाहर हो चुका है और पेट्रो डॉलर भी नीचे की ओर जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण खबर है और हमें सौभाग्य और सम्मान है कि आप हम पर इतना भरोसा करते हैं कि हम ये खबर अपने चैनल के सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा सकें। और इसका विश्लेषण करने तथा इस पर अपना दृष्टिकोण देने के लिए हम आपके और लैरी के बेहद आभारी हैं। for analyzing it and giving your perspective on it. Okay, Tamba, you and Isaac. thank you.
Just a reminder to everybody, please hit the like and सबको बस एक याद दिला दूं, कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं। सबस्टैक भी जरूर देखें और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं। हम आपको अपनी तरफ से सबसे अच्छी जानकारी और विश्लेषण देते हैं और सोचने के लिए बातें भी देते हैं। और फिर से, जैसा पेपे और जेड ने कहा है, आने वाले दिनों में देखते हैं कि चीजें कैसे सामने आती हैं। देखने के लिए धन्यवाद। Thanks for watching. Thank you very much. हमारे चैनल में फॉल आने की ब्रीफ बहुत धन्यवाद। हम इसकी सराहना की चाहते हैं। Tyvik the pray Faimet Kaye. Say the final word, please. नहीं नहीं नहीं, बस ये बात है, मैं पहले से ही इंतजार करो और वाली स्थिति में हूँ। Already. Cheers. Okay. You will be the first. Cheers. ठीक है। जब भी वो घोषणा, जो भी घोषणा होगी, सामने आएगी, सबसे पहले आपको ही पता चलेगा। जैसा कि आप जानते हैं, उसे प्राप्त करना मेरे लिए सम्मान की बात होगी और वही जिस भी समय आएगी, मैं तुरंत आपको भेज दूंगा और उम्मीद है कि वह हमारी अभी कही गई बात की पुष्टि करेगी। तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाइए। अगर आपको हमारा काम पसंद है तो $5 महीने में हमारे सबस्टैक चैनल पर जाइए। हम उसे हफ्ते में 2 बार आपके मेल बॉक्स में भेजेंगे और इससे हमें समर्थन मिलेगा। हमारे बेहद मूल्यवान सदस्य होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय। Our very valued members. Bye bye.